नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के बनने और उसके महत्व पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि ये अहम दस्तावेज, ये संविधान आखिर बना कैसे, क्या मुश्किलें आईं और क्यों ये दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। हमारा मकसद है इसकी जड़ों को, इसके मूल तत्वों को समझना। तो चलिए शुरू करते हैं इस विषय पर बातचीत। पहला सवाल मन में यही आता है कि आज़ादी तो मिल गई, फिर भारत को एक संविधान की जरूरत पड़ी ही क्यों? मतलब देश आज़ाद था, सरकार बननी थी, फिर अलग से इतनी मोटी किताब, इतने नियम कानून क्यों? हाँ, ये सवाल बिल्कुल सही है और बहुत महत्वपूर्ण भी। देखिए, आज़ादी मिलना तो एक मंजिल थी, लेकिन उसके बाद असली चुनौती थी इतने बड़े और विविध देश को एक साथ लाना, एक मजबूत लोकतांत्रिक ढांचे में। आप सोचिए, सैकड़ों भाषाएं थीं, अनगिनत जातियां, कई धर्म, अलग-अलग संस्कृतियां। हाँ बिल्कुल, अगर कोई एक साझा नियम, कोई सर्वमान्य कानून ना होता तो देश को एक रखना ही बहुत मुश्किल हो जाता। बिखराव का डर था। तो इसी विविधता में एकता साधने के लिए, शासन को ठीक से चलाने के लिए और हर नागरिक को एक पहचान देने के लिए एक ऐसे विधान की जरूरत थी जिस पर सब सहमत हो। इसीलिए संविधान बनाना अनिवार्य हो गया था, जरूरी था। हाँ, ये सोचना भी मुश्किल है कि इतनी अलग-अलग आवाजों को, विचारों को एक साथ कैसे लाया गया होगा। तो फिर इस बड़े काम के लिए इस संविधान सभा ये कैसे बनी, इसकी शुरुआत कैसे हुई? देखिए, संविधान सभा की पहली बैठक हुई कि 9 दिसंबर 1946 को। शुरुआत में तो ब्रिटिश भारत के प्रांतों और जो रियासतें थीं, उन सबको मिलाकर करीब 389 सदस्य चुने गए थे। अच्छा, 389? हाँ, हालांकि जब देश का बंटवारा हुआ तो उसके बाद ये संख्या कम हो गई। लगभग 299 सदस्य रह गए, जिन्होंने फिर मुख्य रूप से संविधान बनाने का काम पूरा किया। और ये सदस्य कौन थे? मतलब क्या सिर्फ नेता लोग थे? नहीं, यही तो खास बात है। ये सिर्फ राजनेता नहीं थे। इनमें वकील थे, डॉक्टर, शिक्षक, किसान नेता, बड़े समाज सुधारक, महिलाएं भी थीं, अलग अलग समुदायों के प्रतिनिधि शामिल थे। कोशिश यही की गई थी कि ये सभा जो है वो भारत की विविधता का एक आईना बने। और मैंने सुना है कि इस सभा में काम करने का तरीका भी बड़ा संजीदा था। मतलब सिर्फ बैठ के नहीं, बल्कि काफी गंभीर बहसें होती थी। बिल्कुल बिल्कुल। सभा की जो कार्यप्रणाली थी वो बहुत अनुशासित और गहन विचार विमर्श वाली थी। कहा जाता है कि बहसें काफी कुछ वैसी होती थीं जैसे ब्रिटिश संसद में होती हैं। मतलब हर पहलू पर खुलकर चर्चा। अच्छा जी, किसी भी अनुच्छेद पर, अरे कभी-कभी तो किसी एक शब्द पर या कॉमा पर भी घंटों बहस हो सकती थी। घंटों? एक कॉमा पर? हाँ बिल्कुल। उद्देश्य यही था कि संविधान का हर शब्द, हर प्रावधान एकदम स्पष्ट हो, सटीक हो और भविष्य में उसकी व्याख्या को लेकर कम से कम कंफ्यूजन रहे। वो एक ऐसा दस्तावेज बनाना चाहते थे जो समय की कसौटी पर खरा उतरे। ये सिर्फ नियम बनाना नहीं था, ये तो जैसे राष्ट्र की नींव रखना था। अथो, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जिक्र ना आए, ये तो हो ही नहीं सकता। प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के तौर पर उनका योगदान कितना महत्वपूर्ण था? लोग उन्हें संविधान निर्माता कहते हैं। हाँ, डॉक्टर अंबेडकर का योगदान तो मतलब आधारशिला जैसा है। वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और इसी समिति पर संविधान का मसौदा, उसका ड्राफ्ट तैयार करने की सबसे अहम जिम्मेदारी थी। उनकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो सिर्फ कानून के ज्ञाता नहीं थे, उन्हें भारतीय समाज की जो जमीनी हकीकत थी, खासकर जो जाति व्यवस्था की क्रूरता थी, जो सामाजिक भेदभाव था, उसकी बहुत गहरी समझ थी। तो ये जो दोहरा ज्ञान था, कानून का भी और समाज का भी, ये उन्हें बहुत खास बनाता था। तो इस दोहरी समझ का फिर संविधान पर क्या असर पड़ा? उन्होंने किन चीजों पर सबसे ज्यादा जोर दिया? इसी समझ की वजह से उन्होंने ये पक्का किया कि संविधान सिर्फ राजनीतिक आजादी का दस्तावेज न रह जाए, बल्कि सामाजिक और आर्थिक न्याय की गारंटी भी दे। उन्होंने समानता के अधिकार पर सबसे ज्यादा बल दिया कि भाई कानून के सामने सब बराबर हों, किसी के साथ भी जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव ना हो। उन्होंने दलितों के लिए, पिछड़े वर्गों और महिलाओं के अधिकारों के लिए बहुत मजबूत प्रावधान शामिल करवाए। शिक्षा का अधिकार और वो जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, हाँ, आर्टिकल 32। जी, आर्टिकल 32, जिसके तहत कोई भी नागरिक सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है अगर उसके मौलिक अधिकार छीने जा रहे हों, उसको स्थापित करने में उनकी भूमिका बहुत अहम थी।
उनकी इसी दूरदर्शिता और कड़ी मेहनत ने संविधान को एक प्रगतिशील, एक न्यायपूर्ण रूप दिया। इसीलिए उन्हें संविधान का मुख्य शिल्पकार या निर्माता कहा जाता है। बिल्कुल सही कहा जाता है। ये जानना भी जरूरी है कि इतना बड़ा, इतना विस्तृत दस्तावेज बनाने में आखिर कुल वक्त कितना लगा और मेहनत कितनी लगी होगी। ये कोई छोटा काम तो नहीं रहा होगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत बड़ा और बहुत पेचीदा काम था। संविधान को उसका अंतिम रूप देने में कुल मिलाकर 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। ओह, करीब 3 साल। वाकई, जी हाँ, लगभग 3 साल। ये समय ही बताता है कि कितने धैर्य से, कितनी बारीकी से, कितनी मेहनत से काम हुआ होगा। इस दौरान हुआ क्या क्या? मतलब सिर्फ बैठकें होती रहीं? इस दौरान संविधान सभा की कुल 166 बैठकें हुईं और ये बैठकें सिर्फ संविधान के मसौदे पर बहस के लिए थीं। अच्छा। इसके अलावा जो अलग-अलग कमेटियां थीं, उनकी बैठकें अलग थीं। वो तो अपना अपना काम कर ही रही थीं। जैसा मैंने पहले कहा, हर सेक्शन पर, हर आर्टिकल पर गहरी चर्चा हुई, दुनिया भर के संविधानों को पढ़ा गया, उनका अध्ययन किया गया और फिर भारतीय परिस्थितियों के हिसाब से जो सबसे अच्छा लगा उसे अपनाने की कोशिश की गई। और ये सब उस जमाने में हुआ जब आज की तरह कंप्यूटर या प्रिंटर जैसी टेक्नोलॉजी नहीं थी। हाँ, यही बात इससे और भी खास बना देती है। आज तो हम फटाफट टाइप करते हैं, प्रिंट निकाल लेते हैं। उस समय ऐसा कुछ नहीं था। संविधान की जो मूल प्रति है, ओरिजिनल कॉपी, उसे हाथ से लिखा गया है, बहुत खूबसूरत कैलीग्राफी में। हाथ से पूरा संविधान? जी हाँ, पूरा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा नाम के कैलीग्राफर थे। उन्होंने अपने हाथों से इटैलिक स्टाइल में लिखा और उसे सजाने का काम शांति निकेतन के कलाकारों ने किया, जिनमें नंदलाल बोस प्रमुख थे। हर पन्ने पर सुंदर चित्रकारी है जो भारत के इतिहास और संस्कृति को दिखाती है। अरे वाह! वो मूल प्रति आज भी संसद भवन की लाइब्रेरी में एक खास हीलियम गैस से भरे केस में सुरक्षित रखी है। तो ये सिर्फ कानून की किताब नहीं, बल्कि कला का भी एक अद्भुत नमूना है। अक्सर लोग ये सवाल पूछते हैं और मेरे मन में भी आता है कि भारत का संविधान इतना बड़ा क्यों है, इतना मोटा क्यों है? अमेरिका जैसे पुराने लोकतंत्र का संविधान देखो तो काफी छोटा है। हमारे संविधान में ऐसा क्या है जो इसे इतना लंबा चौड़ा बनाता है? हाँ, ये सवाल बहुत आम है और इसका कारण समझना जरूरी भी है। भारत का संविधान सच में दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। जब ये लागू हुआ था तब इसमें 395 अनुच्छेद थे, मतलब आर्टिकल्स, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी, यानी शेड्यूल्स। और अब तो और भी बड़ा हो गया है। जी हाँ, अब तो संशोधनों के बाद इसमें लगभग 470 अनुच्छेद हो गए हैं, 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। लेकिन इतना विस्तार, इतनी डिटेल्स क्यों जरूरी समझी गई? इसके मुख्य वजह है भारत की असाधारण विविधता और जटिल सामाजिक संरचना। हमारे देश में इतनी भाषाएं, इतने धर्म, इतनी संस्कृतियां और भौगोलिक भिन्नताएं हैं कि संविधान बनाने वालों को लगा कि एक मजबूत और एकजुट देश बनाने के लिए हर पहलू पर बिल्कुल साफ दिशा निर्देश देना जरूरी है। इसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बहुत डिटेल बंटवारा है। अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों की पूरी सुरक्षा है। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान है और तमाम प्रशासनिक प्रक्रियाओं का भी विस्तृत वर्णन है। ये सब मिलकर संविधान को बड़ा बना देते हैं। अमेरिका की बात करें तो वहाँ परिस्थितियाँ अलग थीं, समाज उतना बहुस्तरीय नहीं था जब उनका संविधान बना। ब्रिटेन का तो कोई एक लिखित संविधान है ही नहीं, वो परंपराओं और संसदीय कानूनों के आधार पर चलते हैं। अच्छा, भारत की अपनी खास जरूरतें थीं जिन्होंने एक विस्तृत संविधान को जन्म दिया, और इसका बढ़ता आकार ये भी दिखाता है कि ये कोई ठहरी हुई चीज नहीं है, बल्कि एक जीवंत व्यवस्था है जो समय के साथ बदलती जरूरतों को अपनाती रही है। एक और दिलचस्प बात है तारीख की। संविधान तो 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था और उस दिन को हम आप संविधान दिवस के रूप में मनाते भी हैं। फिर इसे लागू करने के लिए 26 जनवरी 1950 का इंतजार क्यों किया गया? 2 महीने बाद क्यों? हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। ये सच है कि संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को इसे स्वीकार कर लिया था, अपना लिया था और नागरिकता जैसे कुछ प्रावधान तो उसी दिन लागू भी हो गए थे। लेकिन पूरे संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी 1950 की तारीख चुनी गई और इसका एक गहरा ऐतिहासिक कारण है। क्या ऐतिहासिक कारण है इस तारीख का? बात है 1930 की। 26 जनवरी 1930 को लाहौर में रावी नदी के किनारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था,
जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का झंडा फहराया था और पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाने का संकल्प लिया गया था। उस दिन देशवासियों ने अंग्रेजी हुकूमत से पूरी आजादी हासिल करने की शपथ ली थी। अच्छा, तो उस दिन की याद में? बिल्कुल। उसी ऐतिहासिक दिन की गरिमा को बनाए रखने के लिए, उसे हमेशा के लिए यादगार बनाने के लिए संविधान निर्माताओं ने तय किया कि भारतीय गणराज्य की औपचारिक शुरुआत यानी संविधान का पूरी तरह से लागू होना 26 जनवरी को ही हो। इसीलिए ये दिन हमारे लिए गणतंत्र दिवस है। फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। ये कौन से मुख्य अधिकार हैं और इनका क्या महत्व है आम नागरिक के लिए? जी, संविधान का भाग 3 नागरिकों को मौलिक अधिकार देता है और ये अधिकार लोकतंत्र की आत्मा है, समझिए। ये अधिकार राज्य की मनमानी पर रोक लगाते हैं और हर व्यक्ति को इज्जत के साथ, गरिमा के साथ जीवन जीने का अवसर देते हैं। कुछ प्रमुख अधिकार हैं, जैसे पहला, समानता का अधिकार, मतलब कानून के सामने सब बराबर है। धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। ठीक है। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें कई तरह की आज़ादी शामिल है। बोलने की आज़ादी, शांति से जमा होने की आज़ादी, संघ या संगठन बनाने की आज़ादी, देश में कहीं भी आने जाने और बसने की आज़ादी, और कोई भी पेशा या व्यापार करने की आज़ादी। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी बेगार इंसानों की खरीद फरोख्त और बच्चों से मजदूरी करवाने पर रोक। चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, हर किसी को अपना धर्म मानने, उस पर चलने और उसका प्रचार करने की पूरी आज़ादी। पांचवां, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, खासतौर पर अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति बनाए रखने का और अपने शिक्षण संस्थान चलाने का अधिकार। और एक शायद सबसे जरूरी, हाँ, छठा और सबसे महत्वपूर्ण, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये आर्टिकल 32 है, जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। क्यों कहा था ऐसा? क्योंकि इसका मतलब है कि अगर किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, उन्हें छीना जाता है, तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है न्याय के लिए। ये अधिकार ही बाकी सभी अधिकारों को लागू करवाने की गारंटी देता है। यही संविधान की असली ताकत है। ये अधिकार तो सच में नागरिकों को बहुत ताकत देते हैं, लेकिन क्या संविधान में सिर्फ अधिकारों की ही बात है या नागरिकों से भी कुछ उम्मीदें रखी गई हैं, उनकी कुछ जिम्मेदारियां भी तय की गई हैं? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। शुरू में जब संविधान बना था, तब उसमें मौलिक कर्तव्य नहीं थे। अच्छा, ये बाद में जोड़े गए? जी हाँ, इन्हें 1976 में 42nd संशोधन के जरिए जोड़ा गया। अच्छा। उस समय ये महसूस किया गया कि नागरिक अपने अधिकारों का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन देश और समाज के प्रति उनके कुछ कर्तव्य भी होने चाहिए। अधिकार और कर्तव्य साथ साथ चलने तो चाहिए। ये मौलिक कर्तव्य हैं क्या, संक्षेप में? कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। इनमें कुछ मुख्य हैं, जैसे संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना, देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना, देश की रक्षा करना और जरूरत पड़ने पर देश की सेवा के लिए तैयार रहना, लोगों में भाईचारे की भावना बढ़ाना, धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग आधारित भेदभाव से ऊपर उठना, हमारी मिली-जुली संस्कृति की जो समृद्ध विरासत है उसे संजोकर रखना, पर्यावरण की रक्षा करना, वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद और सुधार की भावना का विकास करना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, हिंसा से दूर रहना, और एक जो बाद में जुड़ा गया 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों को माता-पिता या संरक्षक द्वारा शिक्षा के अवसर प्रदान करना। तो मूल विचार यही है कि अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें दोनों का ध्यान रखना चाहिए। तो इस पूरी बातचीत से जो बात समझ में आ रही है वो ये है कि संविधान सिर्फ एक कानूनी किताब नहीं है, बिल्कुल, या सिर्फ शासन चलाने के नियमों का संग्रह नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये शायद हमारी सामूहिक पहचान का, हम सबके भारतीय होने का आधार है। बिल्कुल सही कहा आपने, एकदम सही। संविधान हमें एक धागे में पिरोता है। ये हमें बताता है कि हमारी भाषा चाहे कोई भी हो, धर्म कोई भी हो, क्षेत्र या जाति कुछ भी हो, इन सब से ऊपर हमारी एक पहचान है, भारतीय। ये विविधता को खत्म नहीं करता, बल्कि उसे स्वीकार करता है, उसे सम्मान देता है और उसी विविधता में एकता को संभव बनाता है। यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है, इसकी सुंदरता है, और यही इसकी ताकत भी है, जो इतने सारे मतभेदों के बावजूद हमें एक राष्ट्र के रूप में जोड़े हुए हैं।
आज की इस बातचीत में हमने संविधान बनने की कहानी को समझा, इसमें डॉक्टर अंबेडकर जैसे महान लोगों के योगदान को जाना, इसके बनने की जो लंबी और काफ़ी गहरी प्रक्रिया थी, उसे समझने की कोशिश की। हमने ये भी जाना कि ये इतना बड़ा क्यों है और 26 जनवरी की तारीख ही क्यों चुनी गई इसके लागू होने के लिए। साथ ही नागरिकों के मौलिक अधिकारों और उनके कर्तव्यों पर भी हमने बात की। अंत में शायद ये सोचने वाली बात है कि जिन लोगों ने इतनी मेहनत से, इतनी दूरदर्शिता से ये संविधान बनाया, उन्होंने जिस भारत की कल्पना की थी, क्या उस कल्पना को हकीकत बनाने के लिए सिर्फ संविधान को पढ़ लेना या जान लेना काफ़ी है? या उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम उसकी जो मूल भावना है, यानी समानता, स्वतंत्रता, न्याय और भाईचारा, उसे अपने रोज़मर्रा के जीवन में, अपने व्यवहार में, अपनी सोच में उतारें। बिल्कुल। शायद अपने अधिकारों के प्रति सजग रहते हुए, अपने कर्तव्यों का पालन करके ही हम उस कल्पना को सचमुच साकार कर सकते हैं।